सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंटों ने मुझे बोला कि सर प्लीज़ आप थोड़ा से प्रीवियस ईयर के पेपर में सामाजिक अध्ययन का जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था उसको थोड़ा सॉल्व करके बता दीजिएगा। तो मैं आज आप लोगों के सामने सामाजिक अध्ययन का जो प्रीवियस ईयर का नवंबर 2021 में ये पेपर हुआ था दोस्तों, ठीक है, तो ये पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो आप लोग थोड़ा गहनता से देखेंगे और साथ ही साथ आप ये चीज़ को भी ऑब्जर्व करना कि जो आप वीडियोस देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन की, पुरानी जो वीडियो आपने देखी, कम से कम 9 वीडियोस में डाल चुका हूँ वहाँ पे, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं सामाजिक अध्ययन की, ठीक है। तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन लगेंगे कि वास्तव में इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पेपर में भी दिखाई दे रहे हैं, तो आपको वहाँ पर करने के लिए एक बेहतर मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सामाजिक अध्ययन, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर हमें दिख रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, निम्न में से कौन सा लक्ष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में कौन सा लक्ष्य रखा गया है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। एक्चुअली मैं सभी ऑप्शनों पर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास का मुख्य के लक्ष्य के लिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास रखा गया है दोस्तों। याद रखिएगा कि बच्चों के लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो, इसलिए सामाजिक अध्ययन शिक्षण को प्रचुरता के साथ पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, 92 क्वेश्चन पे। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कि कमजोर छात्र की पहचान करना। कमजोर छात्र की पहचान करने से ही के लिए ही निदानात्मक परीक्षण किया जाता है और उसके बाद जब निदान हो जाता है यानी कि पहचान हो जाती है जब बच्चे की, तो उसके बाद उसे क्या दिया जाता है दोस्तों, उपचार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझाने में सहायता करेगा। तो शिक्षक को क्या समझाने में सहायता करेगा, सीधी सी बात है कि जो बच्चा क्या होगा, सीखने में कमज़ोर होता है और उसको सीखने में क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं, किन चीज़ों का वो सामना कर रहा है, तो निदानात्मक परीक्षण में शिक्षक को यही सहायता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों पहला, कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इसी का फायदा मिलेगा शिक्षक को निदानात्मक परीक्षण में सामाजिक विषय के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। तो प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन आर्क है नहीं, तो जो नहीं वाला जो गलत होगा यानी कि वो सही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है, वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी, बिल्कुल सही है दोस्तों ये। वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है, ठीक है। अगला है, वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। और डी है, कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो यहाँ पर जो गलत बात कह रही है कि वह हस्तलिखित थी और उसके बाद उन्हें मुद्रित की गई थी। तो मुद्रित तो कुछ को किया गया, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि सभी को मुद्रित किया गया, और कुछ हस्तलिपियां पत्थरों पर भी लिखी गई थी, तो ठीक है। तो वह हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई, ये आपका ये ऑप्शन सही नहीं है। किसके संदर्भ में, हस्तलिपि के संदर्भ में, प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो अनुदेशात्मक, सामाजिक विज्ञान के अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन है, तथ्यों का स्रोत लेख, प्रतिपुष्टि तंत्र, क्रियान्वयन या योजना। तो तथ्यों का जो स्रोत लेख होता है दोस्तों, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। स्रोत लेख हिंदी में अपनी जो व्याकरण संबंधी हमारी अशुद्धियाँ होती हैं उनको सुधारने के लिए स्रोत लेख का कार्य किया जाता है, तो तथ्यों का स्रोत लेख नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा दोस्तों हमेशा थोड़ा हट के होनी चाहिए और बिल्कुल संवेदनशील होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग होने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तटस्थ और संवेदनशील। तटस्थ और संवेदनशील भाषा होनी चाहिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की
प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है। आप क्या करेंगे? एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे कि अगर जो सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकें हैं वो अगर बच्चों के लिए कठिन लग रही हैं तो आप क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम दूसरे सोर्स खोजेंगे उनके लिए, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे, यानी कि TLM का इस्तेमाल करेंगे और अन्य किताबों से सोर्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री है। तो भूगोल शिक्षण के लिए हमेशा जो सबसे ज़्यादा सहायक शिक्षण सामग्री होती है दोस्तों, वो होती है आपका मानचित्र। याद रखेंगे, मानचित्र होती है, बिना मानचित्र के भूगोल शिक्षण नहीं हो पाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? तो सामाजिक अधिगम को बढ़ावा कौन देगा? यहाँ पर ऑप्शन है परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ना या निबंध लिखना। तो दोस्तों सामाजिक अधिगम बढ़ाने के लिए हमेशा समूह चर्चा सबसे बेस्ट प्रकरण माना जाता है, नियम माना जाता है। तो समूह चर्चा के द्वारा हम सामाजिक अध्ययन को बढ़ावा दे सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? तो सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या नहीं है? यहाँ पर नहीं वाला ढूंढना है आपने कि प्रभावी नागरिक बनने के लिए ज्ञान प्रदान करना, ये है। सामाजिक प्रभावकारिता विकसित करना, बिल्कुल सही है। शिक्षण शिष्टाचार, शिक्षण शिष्टाचार का सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य नहीं हो सकता कि शिक्षण शिष्टाचार, वो शिक्षण शिष्टाचार तो दोस्तों अध्यापक को होना चाहिए, ठीक है ना। तो शिक्षण शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। और उसके बाद डी ऑप्शन है सार्वजनिक मामलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा विकसित करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर शिक्षण शिष्टाचार का मतलब उद्देश्य नहीं है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध है? ये तो इससे ऊपर आपके दोस्तों आपने शिक्षण सामाजिक विज्ञान के शिक्षण शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन देखे, अब जीके बेस्ड आ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री आएगी इसमें, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध था? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदड़ो या लोथल। इसने हड़प्पा सभ्यता के स्थानों के नाम डाल दिए। तो ब्रेड बास्केट के नाम से जो जाना जाता था दोस्तों उस समय, वो जाना जाता था मेहरगढ़। याद रखेंगे, मेहरगढ़ को ब्रेड बास्केट भी कहा जाता था, जैसे मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस संस्कृति के लोग प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे? तो स्थायी रूप से घर बनाकर किस संस्कृति के लोग रहने लगे थे? यहाँ पर ऑप्शन है मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, नवपाषाण संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति या ताम्र संचय संस्कृति। तो दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, नवपाषाण काल की जो संस्कृति थी उस समय लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लग गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे श्रीनगर के निर्माण का श्रेय जाता है? यानी कि श्रीनगर जो कश्मीर वाला श्रीनगर है उसे बसाने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है काफ़ी सारे हैं, कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्ष। तो अशोक मौर्य साम्राज्य का एक शासक था अशोक महान, ठीक है। तो अशोक को ही श्रीनगर बसाने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन पंच सिद्धांतिका का लेखक है? तो पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? यहाँ पर ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या चरक। तो वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका लिखी है दोस्तों, ठीक है। पंच सिद्धांतिका पुस्तक गणित पर आधारित है ये, तो पंच सिद्धांतिका पुस्तक वराहमिहिर की है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित किस सन में प्रथम बार चीन में बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया गया था? तो चाइना में बौद्ध धर्म को राजधर्म किस वर्ष घोषित किया गया था पहली बार? तो यहाँ पर ऑप्शन है 211 ईस्वी, 379 ईस्वी, 415 ईस्वी या 645 ईस्वी। तो 379 ईस्वी में चाइना में क्या किया गया था दोस्तों? बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया गया था दोस्तों। तो याद रख लीजिएगा आप कि 379 ईस्वी में चाइना में बौद्ध धर्म को क्या किया गया था? राजधर्म घोषित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा बोधिसत्व भविष्य का बोधिसत्व कहा गया है? तो भविष्य का बोधिसत्व किसे कहा गया है? तो याद रखेंगे सीधा मैत्रेय को। मैत्रेय को क्या कहा गया है? भविष्य का बोधिसत्व कहा गया है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9वीं शताब्दी का महोदयपुरम राज्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो महोदयपुरम राज्य जो संबंधित था दोस्तों वो था आपका चेर राज्य से, याद रखेंगे। चेर राज्य से महोदयपुरम राज्य संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने
सर की सल्तनत का अधिग्रहण किया था? तो सर की सल्तनत का अधिग्रहण किया था आपका बहलोल लोदी ने, याद रखेंगे। किसने किया था? बहलोल लोदी ने। सर की सल्तनत का अधिग्रहण किया गया था बहलोल लोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रामानंद का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो रामानंद का नाम आपने सुना होगा, कबीर के गुरु थे ये, ठीक है। रामानंद का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका प्रयाग में, ठीक है, प्रयाग में, यानी कि इलाहाबाद में, इलाहाबाद प्रयाग में इनका जन्म हुआ था, रामानंद का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया था? कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो सीधा याद रखेंगे दोस्तों कि अकबर यानी कि मुगल काल, जो मुगल काल का राजा था अकबर, उसके काल में कृषि भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चांद बीबी निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से संबंधित थी, याद रखेंगे। चांद बीबी आपका अहमदनगर राज्य से संबंधित थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वह कौन प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी? तो वह कौन सा प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी? तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और वहां पर दादा भाई नेरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग करके स्वराज की मांग उठाई थी दोस्तों, याद रखेंगे। सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वराज की मांग उठाई थी कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, 1896 में इथोपिया ने किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था? तो इथोपिया ने 1896 में किसे पराजित किया था? तो वो किया था दोस्तों इटली को, याद रखेंगे, इटली को पराजित किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अल हिलाल जो समाचार पत्र था वो किसने लिखा था? तो यहाँ पर ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, मोहम्मद अली या बदरुद्दीन तैयबजी। तो ये था अबुल कलाम आज़ाद का। अल हिलाल जो पत्रिका थी वो किसने लिखी थी दोस्तों? अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी? तो सैंडर्स को गोली मारी गई थी 1928 ईस्वी में दिसंबर में, ठीक है ना दोस्तों। तो सैंडर्स को जो गोली मारी थी दोस्तों, वो एक तो मारी थी भगत सिंह ने और राजगुरु ने मिलकर, राजगुरु और भगत सिंह ने मारी थी। तो इसका ऑप्शन ए और सी हो जाएगा। इसका पिछली बार सबको मार्क्स मिल गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने इंडियन विंस फ्रीडम नामक पुस्तक का लेखन किया था? तो इंडियन विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? मैं काफ़ी सारे पुस्तकों के नाम आपको बताता रहता हूँ सर वीडियो में। तो इंडियन विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है? यहाँ पर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद ने क्या लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती है? तो चीन से नहीं लगती है, हिमाचल प्रदेश की लगती है, बिहार की नहीं लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है और सिक्किम की भी लगती है दोस्तों। तो बिहार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि बिहार राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी दोस्तों गोदावरी, याद रखेंगे गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत उपयोग कर सकता है? तो जो सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो सिंधु नदी के कितने परसेंट जल का समझौता मतलब उपयोग भारत कर सकता है? तो दोस्तों ये कर सकता था 20%, याद रखना कि 20% पानी का उपयोग भारत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार प्रपात दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है और यह है आपका नर्मदा नदी पे, याद रखेंगे नर्मदा नदी पर धुआंधार प्रपात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गिर राजस्थान बिल्कुल गलत है दोस्तों, गिर जो है वो गुजरात में है, याद रखेंगे गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद मानस असम में है, बिल्कुल सही है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है और कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। तो ए वाला क्या नहीं है? सुमेलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी? तो सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी पहली महिला, यानी कि विश्व की वो कौन सी महिला थी? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको तबई और 1975 ईस्वी में ये एवरेस्ट पर चढ़ी थी दोस्तों, मई 1975 में,
ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को भी। और भारत की अगर पूछा जाएगा तो तब वो बेचेंद्री पाल हैं दोस्तों, ठीक है। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंको तबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए उचित क्रम बताइए। यहाँ पर है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो आपको पता है सबसे पहले क्या आता है? क्षोभ मंडल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या आता है? समताप मंडल, ठीक है, समताप। उसके बाद क्या आता है? मध्य मंडल। और उसके बाद आपका आता है आयन मंडल। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, यानी कि क्षोभ मंडल दूसरे नंबर पे है, तो 2 नंबर पहले आएगा, 2 नंबर यहाँ दिख रहा है आपको। उसके बाद आपका समताप मंडल आ जाएगा 1 2 1, तो 2 1 4 3, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, निम्न में कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो काल्पनिक रेखा जो अफ्रीका से नहीं गुजरती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो दोस्तों कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों ही आपका अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं दोस्तों। तीनों ही काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपका अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है, इसलिए आप इसको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सामान्यतः मानचित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो नीले रंग का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों मानचित्रों में, वो हमेशा किया जाता है जलाशयों को दर्शाने के लिए। जो जलाशय होते हैं उनको दर्शाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों मानचित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है? तो खनिजों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, बिल्कुल सही है। इसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। और सभी खनिज अधात्विक होते हैं, नहीं दोस्तों, सभी खनिज अधात्विक नहीं होते हैं, बल्कि कुछ धात्विक भी होते हैं। तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत है ये, और इसी को हमने आंसर बनाना था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्न में से कौन सा उपाय तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा से होने वाले मृदा अपरदन रोकने के लिए किया जाता है? तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए तटीय और शुष्क भागों में क्या किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है रक्षक मेखला, मल्चिंग, वेदिका फार्म या समूच रेखीय जुताई। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्षक मेखला। रक्षक मेखला के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है, कहाँ पर? तटीय भागों में और शुष्क प्रदेशों में रक्षक में। जबकि समूच रेखीय जुताई क्या होती है? सीढ़ी नुमा जुताई होती है, जिससे पहाड़ों में मृदा अपरदन को रोका जाता है दोस्तों। तो रक्षक मेखला आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। तो दोस्तों सिंचाई अधिक होने के कारण वहाँ पर भूमि का निम्नीकरण हो गया है, तो अधिक सिंचाई इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है? तो सरदार सरोवर बांध आपको पता ही है दोस्तों, नर्मदा नदी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या तेलंगाना। तो दोस्तों राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से प्रभावित होते हैं कौन? सरदार सरोवर बांध से प्रभावित होते हैं ये राज्य, लेकिन तेलंगाना को इसका लाभ नहीं मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? आपको पता हो ब्रह्मपुत्र दोस्तों भारत से बाहर से आती है, सिंधु भारत के बाहर से जाती है, गंगा का उद्गम हमारे उत्तराखंड में ही है, ठीक है। सतलज बाहर से निकलती है और घाघरा भी बाहर से निकलती है। तो 1 2 4 5 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सिंध, सतलज और घाघरा भारत के बाहर से निकलती हैं दोस्तों। ये चीज़ आपको कंफर्म याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सूची ए को सूची बी के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर सूची दे रखी है, तो मैं आपको मिला देता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, झूम की जो खेती होती है आपको पता होना चाहिए, झूम एक स्थानांतरित खेती है, उत्तर पूर्वी भारत में होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर याद रखनी है। कुमारी जो होती है दोस्तों वो पश्चिमी घाट में होती है। कुमारी कहाँ होती है? पश्चिमी घाट में होती है, ठीक है। और जो वाल्टेर है दोस्तों, वाल्टेर आपका आंध्र प्रदेश में होती है और पोडो आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2 4 3 1 इस तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत्स पर्वत नहीं है? ठीक है, भ्रंश वाला पर्वत नहीं है।
तो हिमालय पर्वत है, यूराल पर्वत है, अल्पेशियन पर्वत है, वॉसजेस पर्वत नहीं है दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, वॉसजेस पर्वत नहीं है। वर्तमान में राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? तो राजनीतिक संपर्क की सबसे छोटी, सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या है दोस्तों? आजकल सोशल मीडिया के द्वारा ही राजनीतिक संपर्क ज़्यादा किए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोशल मीडिया राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई बन चुकी है आज की डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा से संबंधित, राज्यसभा के कितने सदस्य होंगे, राज्यसभा के विभिन्न राज्यों से कितना प्रतिनिधित्व करेंगे, तो राज्यसभा का वर्णन किया गया है अनुसूची 4 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को लुप्त किया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को जो हटाया गया था दोस्तों, वो हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। याद रखेंगे, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के आधार को हटा दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 44वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत भारत में हुई है दोस्तों, वो हुई है 1952 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है। संवैधानिक राजतंत्र मौजूद कहाँ कहाँ है? तो ऑप्शन है अमेरिका में, चीन में, यूनाइटेड किंगडम में, सऊदी अरब में। ठीक है, तो संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र यानी कि संवैधानिक राजतंत्र जो मौजूद है वो है आपका यूनाइटेड किंगडम में, यूके में दोस्तों। याद रखेंगे, बाकी हर जगह संवैधानिक लोकतंत्र है। ठीक है, तो राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? और लिखित संविधान की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भारत के पास है, ब्रिटेन के पास नहीं है दोस्तों। ठीक है, बाकी स्विट्जरलैंड के पास भी और अमेरिका के पास भी है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ब्रिटेन के पास लिखित संविधान नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के मुखिया के पास होती है। तो जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें मुखिया का कार्य राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो उसके पास कैसी शक्तियाँ होती है? संपूर्ण शक्तियाँ, नाम मात्र की शक्तियाँ, सीमित शक्तियाँ, कोई शक्ति नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं दोस्तों, क्योंकि सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, संसदनात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता जो करेगा वो करता है आपका प्रधानमंत्री दोस्तों। याद रखेंगे, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका या नजरबंद किया जाए तो निम्न में से न्यायालय के किस आदेश को दिया जाता है? तो अवैध रूप से रोकना और उसके बाद 24 घंटे में अगर उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसे कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी किया जाएगा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका जाता है या नज़रबंद किया जाता है तो वहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा अधिकार गैर भारतीयों के द्वारा भारतीय क्षेत्रों में प्राप्त किए जा सकते हैं? तो जो भारत के नहीं है और वो भारत में कौन सा अधिकार प्राप्त कर सकते हैं? तो याद रखना, कानून के समक्ष समानता को प्राप्त कर सकते हैं, वो कानून उनके लिए भी समान रहेगा यहाँ का। ठीक है, बाकी और अधिकार वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारतीय संसद का गठन होता है। तो भारतीय संसद का गठन आपको पता है दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। कई बार लोग लोकसभा और राज्यसभा कर देते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 1992 ईस्वी में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई है? 1992 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया पंचायती राज में। तो कौन सा अधिनियम, संशोधित अधिनियम था वो? ठीक है, तो वो था आपका दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था यह, और 1994 से इम्प्लीमेंटेशन हुआ इसमें। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? तदर्थ होते हैं एडॉक, जो
न्यायाधीश होते हैं, एडहॉक या फिर तदर्थ। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है हमेशा मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। वो पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ले लेता है और उनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश ही कर देता है, तदर्थ। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश की या अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों, याद रखेंगे। लेकिन तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि कितनी अनुमति, कितने समय के लिए अनुमति हो जानी चाहिए आपातकाल की घोषणा को, ठीक है। तो यहाँ पर है 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर या 1 साल के अंदर। तो याद रखना दोस्तों, आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु 1 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, याद रखना 1 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी वाद 1992 किससे संबंधित था? तो इंदिरा साहनी वाद आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से संबंधित था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा था? सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों तथा अंतर संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों हेमिंग ने। किसने कहा था? हेमिंग ने कहा था सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है, यह हेमिंग ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और लास्ट क्वेश्चन भी है ये। निम्न में से कौन सी आधुनिक विधि सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू है? तो सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू जो विधि है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है विचार विमर्श विधि, समस्या समाधान विधि और प्रयोगशाला विधि और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि विचार विमर्श विधि भी सामाजिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, समस्या समाधान विधि भी होनी चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है, प्रयोगशाला विधि ये भी महत्वपूर्ण है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा। मैंने पूरे के पूरे 60 के 60 क्वेश्चन आप लोगों के सामने उनके आंसर आपको बता दिए हैं और कुछ हद तक आप लोग समझ भी गए होंगे दोस्तों। तो आप इससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर किस तरीके से आते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई समस्या होती है दोस्तों तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।